हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस। इसके साथ ही हम फाजन्स रूल को भी डिस्कस करेंगे। देखिए, पोलराइजिंग पावर एंड पोलराइजेबिलिटी ऑफ आयंस क्या होती है। आयनिक बॉन्ड बनने में जब कैटायन व एक एनायन के नज़दीक जाते हैं तो क्या होता है, उनके बीच में अट्रैक्शन होता है। तो पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर आकर्षित करेगा और साथ ही वह नेगेटिव आयन के न्यूक्लियस को प्रतिकर्षित भी करेगा, क्योंकि पॉजिटिव आयन का, कैटायन का और एनायन का जो न्यूक्लियस है एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव आयन के, एनायन के जो क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने की वजह से क्या होगा कि जो नेगेटिव आयन है वो स्फेरिकल न रहकर कैसा हो जाता है, कैटायन की तरफ थोड़ा सा खिंचा सा हो जाता है। देखिए इस तरह से ये गोल न रह के क्या होगा, ये थोड़ा सा पतला और लंबा हो जाता है। तो ये कैसा हो जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है। कैटायन के द्वारा एनायन का ध्रुवीकरण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्टॉर्टेड हो जाता है। अब ऐसा नहीं है कि केवल एनायन ही, कैटायन ही एनायन का ध्रुवीकरण करता है, एनायन भी कैटायन का करता है। देखिए, एनायन भी कैटायन का कर रहा है, लेकिन कैटायन का चूँकि साइज़ बहुत ही छोटा होता है तो इसका ध्रुवीकरण बहुत कम हो पाता है एनायन के द्वारा। इसलिए ये जो ध्रुवीकरण है इसका, ये डिस्टॉर्टेड नहीं हो पाता, बहुत कम होता है। इसको हम नेग्लिजिबल मान लेते हैं। तो कैटायन की तो पोलराइजिंग पावर होती है और एनायन की जो होती है वो पोलराइजेबिलिटी होती है। कैटायन एनायन का ध्रुवीकरण करता है, इसलिए उसकी, कैटायन की क्या होती है, पोलराइजिंग पावर। यदि कोई धनायन ऋणायन का ध्रुवीकरण कर रहा है तो धनायन की क्या होगी, ध्रुवण शक्ति हो गई। और ऋणायन का चूंकि ध्रुवण हो रहा है तो उसकी क्या होगी, ध्रुवणता। तो पोलराइजेबिलिटी कहते हैं उसको। तो किसी धनायन द्वारा ऋणायन का जितना अधिक ध्रुवण होगा, अर्थात धनायन की उतनी ही ध्रुवण शक्ति अधिक होगी, ऋणायन में उतनी ही ध्रुवणता अधिक होगी। और जब ये ऋणायन और धनायन जब होते, ऋणायन का ध्रुवीकरण हो जाता है तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, आउटर मोस्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैटायन के इलेक्ट्रॉन्स के साथ शेयरिंग कर लेते हैं और साझा हो जाते हैं। साझा होने की वजह से क्या होता है, कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर आ जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेते हैं फाजन्स रूल। ये क्या है फाजन्स रूल। देखिए, कोई कंपाउंड है तो हम कैसे पहचानेंगे ये आयनिक है या कोवलेंट है। आयनिक कंपाउंड के क्या होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स इस तरीके के होते हैं उनके, कि जिनको देख के, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को देख के हम बता सकते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड है या कोवलेंट है। जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी इन वाटर हैं और इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ऐसे गुण हैं जिससे हम ये बता सकते हैं कि कंपाउंड आयनिक है या कोवलेंट है। आयनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, ये सब कैसी होती है, ये हाई होती है। जबकि कोवलेंट कंपाउंड्स की क्या होती हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्युबिलिटी इन पोलर सॉल्वेंट नहीं होती, बहुत कम होती है किसी किसी की। तो ये जो सारे प्रॉपर्टीज़ हैं कोवलेंट कंपाउंड्स की कैसी होती हैं, बहुत लो होती है। जबकि आयनिक कंपाउंड्स की कैसी होती हैं, बहुत हाई होती हैं। तो फाजन्स ने क्या किया कि कुछ ऐसे फैक्टर्स का जिक्र किया जिससे ये पता चलता है कि ऋणायन की जो ध्रुवणता है उसको प्रभावित करते हैं। वो ऐसे फैक्टर्स बताए उन्होंने कि जो ऋणायन की ध्रुवणता को, पोलराइजेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं। अब इसमें कौन कौन से हैं, देखिए, साइज ऑफ कैटाइंस। साइज ऑफ कैटाइंस, आप ये देखिए कि जितना छोटा साइज होगा कैटाइन का, जितना साइज कैटाइन का छोटा होगा उतनी ही उसकी ध्रुवण शक्ति अधिक होगी, ध्रुवण क्षमता अधिक होगी, मतलब पोलराइजिंग पावर अधिक होगी। और जब पोलराइजिंग पावर अधिक होगी उतना ही वो एनायन का ध्रुवण करेगा, उतना ही जो कंपाउंड है उसमें सहसंयोजक गुण बढ़ जाएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। यहाँ पे बेरिलियम, मैग्नीशियम, देखिए
कैल्शियम, स्ट्रोंशियम है, इन सब के क्लोराइड्स हैं ये, है ना। तो क्लोराइड्स में देखिए अब आयनिक रेडियाई कैसी हो रही है, 0.31, 0.65, 0.99 और 1.13 एंगस्ट्रॉम। अब इनका अगर हम देखें इनके मेल्टिंग पॉइंट, तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे हैं, बेरिलियम का 405 है और इसका कितना है 872 डिग्री सेल्सियस। तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट किसके अधिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के। तो ये आयनिक करेक्टर कैसा हो रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है, घटता हुआ क्या है ये कोवलेंट करेक्टर, और आयनिक करेक्टर बढ़ रहा है और कोवलेंट करेक्टर जो है वो घट रहा है। तो जितना कैटाइन का साइज छोटा होगा उतना ही उसमें पोलराइजिंग पावर अधिक होगी, पोलराइजिंग पावर अधिक होगी तो कोवलेंट करेक्टर उसमें अधिक होगा। देखिए यही इसमें शो हो रहा है कि 0.31 एंगस्ट्रॉम है, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट कितना है इसके क्लोराइड का, बेरिलियम क्लोराइड का 405 डिग्री सेल्सियस कम है, इसका मतलब कोवलेंट है, ये कोवलेंट करेक्टर ज़्यादा है। जैसे जैसे हम देख रहे हैं स्ट्रोंशियम तक जाते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका है, स्ट्रोंशियम का, स्ट्रोंशियम क्लोराइड का है। तो इसमें कोवलेंट करेक्टर कैसा है, ये घट रहा है, आयनिक करेक्टर बढ़ रहा है, ठीक है। तो साइज ऑफ कैटाइंस, ये जो नेगेटिव आइंस हैं, एनाइन हैं, उनकी पोलराइजेबिलिटी को किस तरह प्रभावित करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है साइज ऑफ एनाइन। अभी हम कैटाइन की बात कर रहे थे साइज़ की, अब हम करते हैं बात एनाइन के साइज़ की, कि जितना बड़ा एनाइन का साइज़ होगा उतनी उसमें पोलराइजेबिलिटी अधिक होगी और उतना ही वो आसानी से ध्रुवित हो जाएगा, उसमें फिर कोवलेंट करेक्टर्स भी अधिक होंगे। ऐसे कंपाउंड्स उसमें क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर्स अधिक आ जाएंगे। तो ऋण आयन का आकार बढ़ने पर कोवलेंट करेक्टर बढ़ता है, जितना बड़ा इसका एनाइन का साइज होगा उतना ही कंपाउंड्स में कोवलेंट करेक्टर अधिक होगा। अब हम देखिए नेक्स्ट ले लेते हैं, यहाँ देखिए आप, ये जो हैं सब ये किसके हैं, कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं, ये फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, है ना। तो अब इसमें देखिए आप इनकी आयनिक रेडियाई 1.36, 1.81, 1.91, 95, 2.16। अगर इनकी आप मेल्टिंग पॉइंट देखें, कैल्शियम के सॉल्ट्स हैं ये सारे, अगर इनके मेल्टिंग पॉइंट देखें तो क्या है, मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है। तो कोवलेंट करेक्टर कैसा होगा, आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट अधिक होता है ना। तो जैसे जैसे मेल्टिंग पॉइंट घट रहा है तो क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर भी घटेगा, ठीक है। अब ये देखिए इसमें जो रंगीन आयनों वाले सॉल्ट्स हैं उनके बड़े आयन के कारण रंगीन आयनों का बनना भी सहसंयोजक गुण तथा ऋण आयन की ध्रुवणता को दर्शाता है। जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, कुछ धातु क्लोराइड कैसे होते हैं, वाइट होते हैं, जबकि आयोडाइड के कैसे होते हैं, कलर्ड होते हैं, है ना। तो इनके जो हैं ये दिए हुए हैं यहाँ पर, इनके क्लोराइड कैसे हैं, वाइट हैं, जबकि इनके क्लोराइड जो हैं वो आयोडाइड जो है वो कैसे होती हैं, रेड कलर के होते हैं। AgI आपने देखा होगा जब टेस्ट करते हैं तो कैसे आते हैं, येलो कलर के प्रेसिपिटेट आते हैं। तो सिल्वर के कैसे होते हैं, येलो प्रेसिपिटेट आते हैं, ठीक है। अब हम लेते हैं चार्ज ऑन द कैटाइन। अभी हम साइज़ की बात कर रहे थे, अब हम बात करेंगे चार्ज की, कि चार्ज ऑन कैटाइन। देखिए कैटाइन के ऊपर जितना अधिक चार्ज होगा, इसका मतलब क्या है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट से वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर चुका है, बाहर निकाल चुका है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालेगा तो साइज़ क्या होगा, सिकुड़ जाएगा, तो उतना ही उसका क्या होगा, छोटा साइज़ हो जाएगा। और जितना छोटा साइज़ होगा उतना ही चार्ज उसके ऊपर अधिक हो जाएगा। चार्ज अधिक होने पर उसका साइज़ कैसा हो जाता है, छोटा हो जाता है। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो साइज़ छोटा होगा, दो निकाल दी तो और भी छोटा हो गया, है ना। तो जितना अधिक चार्ज होगा उतना ही साइज़ कैटाइन का छोटा होगा, और जितना छोटा होगा उसकी ध्रुवण शक्ति उतनी ही अधिक होगी, उतना ही वो ऋण आयन को आसानी से ध्रुवित कर देगा, पोलराइज कर देगा, और जो कंपाउंड्स होंगे उसमें कोवलेंट करेक्टर उतना ही बढ़ जाएगा। अब आप इसकी टेबल देखिए,
सोडियम आयन है, इसके ऊपर चार्ज क्या है, देखिए चार्ज क्या है इसके ऊपर, +1 Mg2+। एल्यूमिनियम के ऊपर कितना चार्ज है, 3+। और Sn के ऊपर कितना चार्ज है, 4+। अब आप यहाँ पे देखिए बढ़ता हुआ कोवलेंट करेक्टर, इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर देखें तो 800 है, 712, 575, 114 है ना। तो सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है, Sn4+ का। बढ़ता हुआ क्या है ये, कोवलेंट करेक्टर, ठीक है। जितना मेल्टिंग पॉइंट कम होगा वो कैसा कंपाउंड होगा, कोवलेंट होगा। अब हम लेते हैं चार्ज ऑन द एनाइंस, कि ऋण आयन के ऊपर, अभी हम किसकी बात कर रहे थे, कैटाइन की। अब हम बात करते हैं चार्ज ऑन एनाइंस, जो नेगेटिव आयंस हैं उनके ऊपर चार्ज कैसा है। देखिए जितना अधिक चार्ज होगा उतना ही वो आसानी से ध्रुवित होगा, पोलराइजेबिलिटी उसकी उतनी ही अधिक होगी और उतना ही उस कंपाउंड में कोवलेंट करेक्टर होगा। फॉर एग्जांपल देखिए ClO4 -1 है और SO4 सल्फेट आयन के ऊपर कितना है, -2 चार्ज है और फॉस्फेट के ऊपर कितना है, PO4 के ऊपर 3- है। ये ऋणावेश जो है वो बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव चार्ज आप देख रहे हैं ना बढ़ रहा है, तो इसकी ध्रुवणता भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। और ध्रुवणता बढ़ेगी तो कोवलेंट करेक्टर भी बढ़ेगा। इसीलिए HCl परक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड, इसकी अगर देखें तो अम्लीयता कैसी होती है, कम होती जाती है, ठीक है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी HClO4, H2SO4, H3PO4, घटती अम्लीयता और बढ़ता हुआ कोवलेंट करेक्टर। इसमें सबसे ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है फॉस्फेट के ऊपर, तो कोवलेंट करेक्टर इसका सबसे अधिक है, ठीक है। अब हम लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, कि ऐसे आयंस जिनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, मतलब इनके जो चार्ज है और इनका जो साइज़ है वो सेम है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो डिफरेंट है, लेकिन कैसे है, चार्ज सेम है और साइज़ सेम है, ठीक है। जब इनका चार्ज और साइज़ सेम होगा तो किसमें ध्रुवणता अधिक होगी, ध्रुवित करने की क्षमता किसमें होगी अधिक। तो देखिए जिनका नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन सा है, जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, तो उनकी ध्रुवण क्षमता किसके कंपैरिजन में कम होगी, जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है। इनके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी तुलना में कैसी होगी, उनकी ध्रुवण क्षमता कम होगी। देखिए यहाँ पे Na+ और Cu+ दोनों को कंपेयर किया है, तो देखिए इनकी रेडियाई दोनों की ऑलमोस्ट सेम है। इसमें क्या है, बढ़ता हुआ सहसंयोजक गुण, और इसका क्या है, कैसा है, ये 430 मेल्टिंग पॉइंट है, तो इसमें कोवलेंट करेक्टर अधिक होगा। हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो कोवलेंट करेक्टर कम होगा। और आप जानते भी हैं सोडियम के जो सॉल्ट्स होते हैं अधिकतर आयनिक होते हैं, तो इनका कोवलेंट करेक्टर उसमें कम होता है, इसमें बढ़ रहा है कोवलेंट करेक्टर। जिनके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट है उनमें कोवलेंट करेक्टर अधिक है, और जिनमें 8 है उनमें ध्रुवण शक्ति जो है वो कम है, 18 वाले में अधिक है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एक समराइज़ करते हैं इसको, कि ऐसा कब होता है जब ये कोई भी आयन, यदि कैटाइन छोटा है, हम शॉर्ट में बात करते हैं, इसको सबको समराइज़ करते हैं कि कोवलेंट करेक्टर कब अधिक होगा, जब कैटाइन का साइज छोटा होगा, एनाइन का साइज बड़ा होगा, कैटाइन के ऊपर चार्ज अधिक होगा, एनाइन के ऊपर चार्ज अधिक होगा, और बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 18 इलेक्ट्रॉन्स की व्यवस्था होगी। 8 की होगी तो कोवलेंट करेक्टर कम हो जाएगा, और 18 अगर है तो इसमें क्या होगा, अधिक ध्रुवण शक्ति की वजह से क्या होगा, कोवलेंट करेक्टर्स अधिक होंगे। ध्रुवणता अधिक होगी तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ेंगे। इसके अपोजिट अगर बड़ा धन आयन है, बड़ा ऋण आयन है, दोनों के ऊपर चार्ज भी अधिक है और उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस कन्फिग्रेशन है, तो वो कैसे होंगे, वो आयनिक करेक्टर्स शो करेंगे।
ठीक है। अब हम बात करते हैं आयनिक विभव। आयनिक पोटेंशियल क्या होता है? देखिए आयनिक पोटेंशियल क्या है? कैटाइन के ऊपर चार्ज डिवाइडेड बाय कैटाइन की रेडियाई। आयनिक पोटेंशियल को हम किससे डिनोट करते हैं? फाई के द्वारा। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज ऑन कैटाइन डिवाइडेड बाय रेडियाई ऑफ कैटाइन। अब देखिए किसी भी कैटाइन के लिए फाई का मान जितना अधिक होगा उसमें ध्रुवण शक्ति उतनी ही अधिक होगी। और ध्रुवण शक्ति ध्रुवण क्षमता एक ही बात है, तो उसमें कोवलेंट करैक्टर भी उतना अधिक होगा। फाई का मान अधिक होगा तो क्या होगा? ध्रुवण शक्ति अधिक होगी, उसका ध्रुवण क्षमता जो है वो अधिक होगी, और उसमें कोवलेंट करैक्टर का जो है वो अधिक होगा। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल में जाते हैं, देखिए लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो लेफ़्ट टू राइट जाने पर क्या होगा? आवेश में वृद्धि होगी, और जो कैटाइन है उनकी रेडियाई जो है वो कैसी होंगी? कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक है, तो क्या होगा? रेडियाई जो है वो कम होती चली जाएगी। कम होगी तो इसका मतलब क्या हुआ? फाई का मान बढ़ जाएगा, और फाई का मान जब बढ़ेगा तो क्या होगा? कंपाउंड्स जो है उनमें कोवलेंट करैक्टर भी बढ़ जाएगा। और आप जानते भी हैं शुरू में अगर आप देखें फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनके जो कंपाउंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं, जबकि आप बाद में देखेंगे तो कंपाउंड्स कैसे हो जाते हैं? कोवलेंट हो जाते हैं। इसके अपोजिट अगर हम ऊपर से नीचे जाएं पीरियोडिक टेबल में, मतलब टॉप टू बॉटम जाएं, तो उनके जो कैटाइन का चार्ज है वो तो सेम रहेगा, लेकिन शेल्स की संख्या बढ़ने की वजह से क्या होगा? उसकी जो रेडियाई का मान है वो बढ़ जाएगा, और रेडियाई का मान बढ़ेगा तो क्या होगा? फाई का मान जो है वो कम हो जाएगा। तो फाई का मान जब कम होगा तो क्या होगा? सहसंयोजक गुणों में भी कमी आ जाएगी, और आयनिक जो गुण हैं उनमें वृद्धि होगी। आप अगर देखें तो सोडियम क्लोराइड 75% आयनिक होता है, जबकि पोटेशियम क्लोराइड कितना होता है? 78% आयनिक होता है। अब हम बात करते हैं किसी भी मेटल आयन के लिए फाई का मान जितना अधिक होगा उसमें ऑक्साइड में अम्लीय प्रकृति उतनी ही अधिक होगी। मेटल ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं हम। MO के मध्य जो बंध है वो अधिक सहसंयोजक प्रकृति का हो जाएगा, और वो आसानी से टूटेगा नहीं। इसके विपरीत फाई का मान जो है वो क्या होगा? कम है। अगर ये भी हम बात कर रहे थे फाई का मान अधिक है, अगर फाई का मान कम है तो क्या होगा? उसके ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कैसे होंगे? आयनिक प्रकृति के होंगे। जल के साथ अगर हम उनको रिएक्ट कराएं, घोलें उनको जल में, तो क्या होगा? वो आसानी से OH आयन को मुक्त कर देंगे, और उनकी जो क्षारीय प्रकृति है वो कैसी होगी? बढ़ जाएगी। यहाँ देखिए फाइज लेस देन 2.2 मेटल ऑक्साइड्स कैसे होंगे? एल्कलाइन होंगे। फाइज √5 इज इक्वल टू 2.2 टू 3.2, तो मेटल ऑक्साइड्स कैसे होंगे? एम्फोटेरिक होंगे, ना वो एल्कलाइन होंगे ना वो एसिडिक होंगे। और √5 इज ग्रेटर देन 3.2, तो मेटल ऑक्साइड्स कैसे हो जाएंगे? एसिडिक हो जाएंगे। ठीक है, तो नतीजा क्या निकला इससे कि अगर मेटल आयन के लिए फाई का मान अधिक है तो ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय होगी, और फाई का मान कम है तो वो कैसी होगी? उसके लिए प्रकृति ऑक्साइड कैसी प्रकृति का होगा? वो यह देखिए, ये अगर √5 लेस देन 2.2 है तो एल्कलाइन हो गया, अगर √5 इज ग्रेटर देन 3.2 है तो कैसा हो गया? वो एसिडिक प्रकृति का। ठीक है, अब हम लेंगे इसमें मेटल आयंस के लिए फाई का मान बढ़ने पर जो कार्बोनेट्स होते हैं, मेटल कार्बोनेट्स होते हैं, उनकी थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, घट जाती है। थर्मल स्टेबिलिटी यह है इनकी फाई का मान बढ़ने पर थर्मल स्टेबिलिटी घटती है, और फाई का मान घटने पर ये बढ़ जाती है। देखिए फाई का मान बढ़ने पर क्या होगा कि जो बॉन्ड है मेटल कार्बोनेट CO3 जो है, तो मेटल ऑक्सीजन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, और CO2, तो ये जो बॉन्ड है मेटल के साथ में जो बॉन्ड बना रहा है ये कैसा होता है? कोवलेंट कैरेक्टर कोवलेंट नेचर का होने की वजह से क्या होता है? ये मजबूत हो जाता है, और जब हम इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा कि आसानी से ये CO2 को मुक्त कर देगा।
ये बॉन्ड जो है इसके बीच का टूट जाएगा और CO2 मुक्त हो जाएगी। और थर्मल, ये जो है इनकी थर्मल स्टेबिलिटी कैसी हो जाएगी, इनकी मेटल कार्बोनेट्स की, इनका थर्मल डिसोसिएशन हो जाएगा। अब ये देखिए बेरिलियम से लेके बेरियम तक, बेरिलियम 2+ से लेके बेरियम 2+ तक के जो आयन है उनका फाई का मान घटता जाता है। यहाँ देखिए फाई का मान जो है वो कैसा होता है, घटता जाता है। तो इनकी कार्बोनेट की जो है थर्मल स्टेबिलिटी कैसी होगी, बढ़ती जाएगी। फाई का मान बढ़ने पर थर्मल स्टेबिलिटी घटती है और फाई का मान कम होने पर थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ती है। देखिए अब यहाँ पर इनका जो अपघटन का ताप दिया हुआ है और ये क्या है, मेटल कार्बोनेट्स है। तो इनका टेम्परेचर अगर आप देखें तो क्या है, बेरिलियम से लेके बेरियम कार्बोनेट तक, बेरिलियम कार्बोनेट से लेके बेरियम कार्बोनेट तक फाई का मान घट रहा है। इनकी जो स्टेबिलिटी है, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ रही है। देखिए यहाँ पे 100 है इसकी, यहाँ पे कितनी है, 998 है। तो ये मुझे लगता है कंप्लीट हो गया है और आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।